नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। पिछले वीडियो में, इसके पिछले भाग में हम सभी ने राष्ट्रपति की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बारे में समझा। आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 50 में, संविधान के अनुच्छेद 50 में उपबंध है, जो कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें उपबंध है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक है, अर्थात कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। न्यायपालिका पृथक है इससे कार्यपालिका से। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, फिर भी राष्ट्रपति को यहाँ पर कुछ संबंध में न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। चलिए उन न्यायिक शक्तियों को देखते हैं। अनुच्छेद 72, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसके दंड में प्रविलंब कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है उसके दंडादेश में, लघुकरण कर सकता है उसके दंड को, तथा विराम। चलिए समझते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति के दंडादेश को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, उसके दंड में प्रविलंब कर सकता है, परिहार, लघुकरण तथा विराम कर सकता है। इन शब्दों को एक एक आसानी से समझ लेते हैं एक एक करके। क्षमादान, क्षमादान अर्थात पूर्ण रूप से निर्दोष ठीक है। प्रविलंब से तात्पर्य क्या है? अस्थायी रूप से निलंबित कर देना, ठीक है। तीसरी चीज समझ लेते हैं, परिहार। किए बिना दंड की मात्रा को कम करना। लघुकरण समझ लेते हैं यहाँ पर।
साधारण कारावास में परिवर्तित। चलिए इन सभी को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है क्षमादान दे देना अनुच्छेद 72 के तहत। तो यदि दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमादान दे देता है तो इसका तात्पर्य होता है वह पूर्ण रूप से निर्दोष है या उसने जैसे कभी कोई अपराध किया ही ना हो। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए क्षमादान से तात्पर्य है दोष सिद्ध व्यक्ति को पूर्ण निर्दोष कर देना या फिर उसने कभी अपराध किया ही ना हो। यह दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा जो क्षमादान है यह अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसको ऐसे बना देते हैं, अधिकार के रूप में प्रयोग नहीं। यह कैसा होता है? यह एक अनुग्रह होता है, अर्थात आप याचना कर सकते हैं, इसे अधिकार के रूप में आप इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। प्रविलंब समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रविलंब से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड या फिर कोई अन्य दंडादेश दिया जा चुका है, तो ये मृत्यु दंड और दंडादेश को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर देना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा चुका है और वह राष्ट्रपति से प्रविलंब हेतु याचना करता है, तो जो अवधि राष्ट्रपति इसे जिस अस्थायी अवधि के लिए निलंबित करता है मृत्यु दंड या दंडादेश को, दोष सिद्ध व्यक्ति को उस समय में क्षमादान या दंड की प्रकृति में परिवर्तन हेतु समय मिल जाता है। इस हेतु प्रविलंब का प्रावधान है। अगला समझ लेते हैं परिहार। परिहार से तात्पर्य है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 वर्ष का कठोर कारावास दिया है, ठीक है, तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, अर्थात उसका जो कारावास रहेगा वो कठोर ही रहेगा। परिहार करने पर उसका कारावास 2 वर्ष का कर दिया जाएगा। देखिए दंड की प्रकृति कैसी है? कठोर। मात्रा को यहाँ पर 4 वर्ष से 2 वर्ष कर दिया गया, अर्थात कम कर दिया गया है। तो परिहार का तात्पर्य यहाँ पर है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। अगला समझ लेते हैं लघुकरण। लघुकरण से तात्पर्य है दंड की प्रकृति में परिवर्तन। 4 वर्ष कठोर, ये हो गई मात्रा, ये हो गई प्रकृति। तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन करके, अर्थात कठोर से इसको क्या कर देंगे? साधारण, व मात्रा में 2 वर्ष कर दिया। 2 वर्ष के साधारण कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। विराम। विराम से तात्पर्य है ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि दंडित व्यक्ति के कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए ये तो हमने अनुच्छेद 72 के तहत प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में जान लिया। अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति किन किन चीजों में जो है क्षमादान दे सकता है। तो पहला तो है मृत्यु दंडादेश पर वह क्षमादान दे सकता है। दूसरा, सेना न्यायालय द्वारा सुनाए गए दंडादेश पर वह क्षमादान दे सकता है, सेना न्यायालय के दंडादेश पर। तीसरी चीज, संघ सूची से संबंधित अपराधों हेतु वह राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है।
ठीक है। राष्ट्रपति की ये जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, इसका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति अपनी जो क्षमादान की शक्ति है, इसका जो प्रयोग है अंडर ट्रायल, माफ कीजिएगा, बिफोर ट्रायल, अंडर ट्रायल और आफ्टर ट्रायल, अर्थात परीक्षण के पूर्व, परीक्षण के दौरान व परीक्षण के पश्चात किसी भी समय कर सकता है क्षमादान की शक्ति का प्रयोग। ऐसा व्यक्ति जो कि दंडित किया जा चुका है, उस पर परीक्षण चलने के पूर्व, परीक्षण चल रहा हो तब और परीक्षण होने के पश्चात कभी भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किसी भी समय कर सकता है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित एक छोटा सा फैक्ट है कि इनरू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। क्या फैसला दिया था? कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग जातिगत, राजनीतिक व धार्मिक विषयों पर, इन विषयों पर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, क्षमादान नहीं करेगा। अर्थात 2006 में एक वाद होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है। फैसला क्या आता है कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग जातिगत, राजनीतिक और धार्मिक विषयों के आधार पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। एक ही छोटी सी बात थी। चलिए, तो यहाँ पर है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति। किन मामलों में राष्ट्रपति परामर्श करेगा सर्वोच्च न्यायालय से? किन प्रश्नों में? तो ऐसे प्रश्न जो कि विधि व सामाजिक महत्व से संबंधित होंगे, प्रश्न जिन पर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना आवश्यक है, तब राष्ट्रपति 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है।
इसके आगे है अनुच्छेद 103, जिसमें है संसद सदस्यों की निर्भरता का विनिश्चयीकरण। ठीक है, तो संसद सदस्य इनके संबंध में जो इनकी निर्भरता की जानकारी कौन देगा? निर्वाचन आयोग इसकी जांच करेगा। आयोग भारत का निर्वाचन आयोग, यहाँ पर लिख देते हैं भारत का निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में जानकारी लेगा और फिर वह जानकारी किसे देगा? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति ऐसे प्रश्नों पर किससे विचार विमर्श करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग से क्या करेगा? राष्ट्रपति विचार विमर्श करेगा, उसके पश्चात वह निर्णय देगा। अर्थात संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन पर निर्णय कौन देगा? राष्ट्रपति। किससे विचार विमर्श करके? भारत के निर्वाचन आयोग से। आगे देखते हैं अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालयों, राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयों की प्रक्रिया व नियम का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों, अभी तक हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, उससे संबंधित अनुच्छेदों को समझा। अगला है राष्ट्रपति की शक्तियों में राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो चलिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को समझते हैं। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय प्रक्रिया के बारे में उपबंध है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय प्रक्रिया। तो चलिए ये उपबंध क्या कहता है देख लेते हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, ठीक है, क्या कह रहा है? वार्षिक वित्तीय प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद में उस वित्तीय वर्ष का आय
व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्या करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के समक्ष उस वित्तीय वर्ष का आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। इसी के समान अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्य क्या होता है इसका? इस आयोग का कार्य क्या होता है? कार्य होता है आर्थिक विषयों में राष्ट्रपति को सलाह देना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? आर्थिक विषयों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति की अगली शक्ति है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। तो यहाँ पर अनुच्छेद 53(2), जिसमें कि अनुच्छेद 53 में क्या उपबंध है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 53(2) में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि देश की तीनों अर्थात तीनों सेना, कौन कौन सी? जल, थल और वायु, तीनों का जो प्रधान सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? युद्ध व शांति की घोषणा कर सकता है। ये रही राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। अगला देख लेते हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। अगली शक्ति है राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां। हम सभी जानते हैं कि देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन है देश का? राष्ट्रपति अर्थात प्रधान व्यक्ति। इस हेतु राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति क्या करते हैं? वैदेशिक क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति। ठीक है, विदेशों में स्थित दूतावासों हेतु विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों हेतु किनकी नियुक्ति करता है? राजदूतों या राजनयिकों व कूटनीतिक विशेषज्ञों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, विदेशों से प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्र प्राप्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, विदेशों से संधि व समझौते
किसके नाम पर किए जाते हैं? ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर। संधि व समझौते इन पर पहल कौन करता है? मंत्री करते हैं। और इन्हीं संधि और समझौते पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, जैसे कि इसमें यहाँ पर लिखा है कि देश की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस हेतु राष्ट्रपति क्या करेगा? विदेशी क्षेत्रों में हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में स्थित जो भारतीय दूतावास हैं उनके लिए कूटनीतिज्ञों का और राजनयिकों या राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशों से संधि और समझौते अर्थात जो किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इन पर पहल कौन करता है? विदेशों से संधि व समझौतों पर पहल मंत्री करते हैं। संधि व समझौतों पर जो स्वीकृति है वह किसके द्वारा दी जाती है? संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इनके अलावा विदेशी राजदूतों और कूटनीतिज्ञों से जो प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं उन्हें कौन प्राप्त करता है? राष्ट्रपति प्राप्त करता है। चलिए, यहाँ पर राष्ट्रपति की अगली शक्ति दी गई है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। चलिए, इन्हें भी समझ लेते हैं। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तीसरी शक्ति कौन सी है? अनुच्छेद 360। इसके अंतर्गत आता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। 360 के अंतर्गत क्या आता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात 352 किन कारणों से लगता है? यहाँ पर कारण लिख देते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। ठीक है, इन शब्दों को 44वें संविधान संशोधन के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। चलिए, ये तो हो गए कारण। अब प्रक्रिया देख लेते हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत पहली चीज क्या होगी कि इस पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक। मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक। इसके अंतर्गत दूसरा प्रावधान क्या है कि संसद द्वारा 2 माह पूर्व अनुमोदन होना चाहिए। इसका। तीसरी चीज इसके अंतर्गत है कि यह एक बार में 6 माह तक लगाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह की यदि आगे बढ़ाना है तब पुनः संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक
चलिए एक बार इसको जल्दी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। किन कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो सकता है? एक तो युद्ध हो गया हो, विदेशी कोई आक्रमण हो गया हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। 3 कारण यहाँ पर उपबंधित हैं जो कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की? सबसे पहले तो मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। दूसरी चीज, संसद द्वारा ऐसे प्रस्ताव का 2 माह पूर्व अनुमोदन होना चाहिए। तीसरी चीज, यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते हैं तब वह आपातकाल 6 माह तक चलेगा। यदि उसके आगे उसे बढ़ाना है तो पुनः संसद द्वारा क्या चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। इसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अगली आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा, ठीक है, किसे? राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए, समाधान होने पर, क्या समाधान होने पर? कि संबंधित राज्य अर्थात जिस राज्य का राज्यपाल प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे रहा है, राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए कि उस राज्य का प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है यह कारण हो गया राष्ट्रपति शासन का। क्या कारण है? मान लीजिए कोई राज्य है, वहां का एक राज्यपाल है जो कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन देता है कि जो राज्य का प्रशासन है वह संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तथा यही समाधान राष्ट्रपति को हो जाए, उसको यह निश्चय हो जाए कि हाँ, संबंधित राज्य का जो प्रशासन है वह संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लेता है। वहां पर राष्ट्रपति शासन 356 के तहत घोषित कर दिया जाता है। इसकी जो अनुमोदन है संसद से, अनुमोदन संसद से 2 माह पूर्व, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 1 माह पूर्व है, 2 माह पूर्व, ठीक है, तथा एक बार में 6 माह व अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है, संसद द्वारा उस पर 2 माह पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। एक बार में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, और जो पूरी जो इसकी अवधि है अधिकतम, यानी 6 माह से भी अधिक जो अवधि है वह कितनी है? 3 वर्ष तक अधिकतम इसको जारी किया जा सकता है संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके। अगला आपातकाल है राष्ट्रपति के शक्तियों के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जब राष्ट्रपति को प्रतीत हो, क्या प्रतीत होता है उसको? कि भारत या उसका कोई राज्य वित्तीय संकट, राज्य में वित्तीय संकट है, तब वह वहां पर वित्तीय आपातकाल घोषित कर देता है। वित्तीय आपात घोषित कर देता है।
ठीक है। और इस प्रकार की जो आपातकाल होगी वह कितनी रहेगी? अधिकतम, इसकी अवधि रहेगी अधिकतम 2 माह तक। 2 माह के पश्चात पुनः संसद द्वारा प्रवर्तन या इसका संसद द्वारा अनुमोदन, माफ कीजिएगा, अनुमोदन आवश्यक है। इसके प्रवर्तन हेतु अर्थात इसकी अवधि बढ़ाई जाने हेतु पुनः जो है संसद से अनुमोदन आवश्यक है। तो ये तो हमने देख लिया राष्ट्रपति के आपातकाल के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 52 के तहत भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह कितनी बार घोषित हुआ है? 3 बार घोषित हुआ है। कब कब? एक तो 26 अक्टूबर 1962 में, दूसरा हुआ था 1971 में, तीसरा हुआ था 25 जून 1975 में। ठीक है। 62 में भारत चीन युद्ध, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध और 25 जून में आंतरिक अशांति। ये महत्वपूर्ण है, आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं पाकिस्तान से युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, यहां पर लिख देते हैं चीन से युद्ध, ठीक है। 26 अक्टूबर 1962 को यहां पर एक चीज और लिख देते हैं कि तत्कालीन समय में राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, वह तत्कालीन समय पर प्रधानमंत्री देश के कौन थे। इन तीनों चीजों को हम लेके चलते, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सवाल न करके इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष सवाल कर देते हैं कि जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था तत्कालीन समय पे उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन थे। चलिए देख लेते हैं। इस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति कौन थे 1962 में? जाकिर हुसैन साहब। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तीसरे प्रधानमंत्री थे पंडित J.L. नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी। जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी साहब क्या थे तत्कालीन समय पर राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक साहब यहाँ पर 1971 में उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन भारत देश की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है। अब जब आंतरिक अशांति हुई उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद तत्कालीन अर्थात 1975 में राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति वी.डी. जत्ती साहब थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य जानकारी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी या महत्वपूर्ण लग रही हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।